Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में शुरू करेंगे हम वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स को। इससे पहले की क्लासेस में मैंने इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स को कवर करा दिया है, जितने भी हमारे सिलेबस में मेंशन थे। और आज की क्लास से शुरू करेंगे हम वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स। हमारे सिलेबस में 3 वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स मेंशन हैं, वॉलस्टोनक्राफ्ट, नील नोडिंग्स और पॉलो फ्रेरे। लेकिन अगर हम इनके एज के अकॉर्डिंग या इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले वॉलस्टोनक्राफ्ट का नाम आता है, उसके बाद पॉलो फ्रेरे और लास्ट में नील नोडिंग्स का नाम आता है। लेकिन आज की क्लास में हम सबसे पहले पॉलो फ्रेरे को पढ़ेंगे, इसके बाद हम वॉलस्टोनक्राफ्ट और नील नोडिंग्स को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स पॉलो फ्रेरे। पॉलो फ्रेरे वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में हम इनके एजुकेशनल व्यू पॉइंट को पढ़ने से पहले, जैसा कि हम किसी भी एजुकेशनल थिंकर्स की बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं, तो आज की क्लास भी हम बायोग्राफी से ही स्टार्ट करेंगे। पॉलो फ्रेरे वॉज अ ब्राज़ीलियन एजुकेटर। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 सितंबर 1921। पॉलो फ्रेरे का जन्म 19 सितंबर 1921 में ब्राज़ील में हुआ था और ये वहाँ के बहुत ही मशहूर एजुकेटर माने जाते थे। He was belonged middle class background, faced so much struggle, poverty and hunger. पॉलो फ्रेरे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, गरीबी और भुखमरी का अनुभव किया है। He experienced marginalization and oppression very closely and developed deep understanding of how poverty affect learning. इन्होंने अपने जीवन में मार्जिनलाइजेशन और ऑपरेशन, इन दोनों चीज़ों का इतना नज़दीकी से अनुभव किया है और इन्होंने ये समझा इस चीज़ से कि किस तरीके से गरीबी हमारी शिक्षा पर प्रभाव डालती है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है एक ऐसा वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो सोशल मेन स्ट्रीम से सेपरेट है। और यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है दमन और ऑप्रेस्ड ग्रुप का मतलब है दमित वर्ग। ऐसा वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से अलग तो है ही, साथ ही साथ उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों दृष्टि से उसका शोषण किया जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है और उसका दमन किया जाता है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई मार्क्सिज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म। पॉलो फ्रेरे अपनी लाइफ में मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो फ़िलॉसफ़ी है वो कहीं ना कहीं पॉलो फ्रेरे की थिंकिंग से बहुत ज़्यादा मिलती है। इसीलिए ये एक रीज़न है कि पॉलो फ्रेरे ने मार्क्सिज्म को फॉलो किया है, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, जहाँ पर एक कैपिटल वर्ग यानी कैपिटल ग्रुप और दूसरा वर्कर ग्रुप, इनके बीच में जो है एक क्लास स्ट्रगल होता है, क्योंकि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड करता है वर्कर ग्रुप को और जिससे एक क्लास स्ट्रगल शुरू होता है। और कहीं ना कहीं पॉलो फ्रेरे भी ये बात से सहमत हैं कि सोसाइटी में एक वर्ग ऐसा होता है जो दूसरे वर्ग का दमन करता है, उनका शोषण करता है। एग्जिस्टेंशलिज्म को इसीलिए फॉलो किया है क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म ये मानता है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो पर्पज़ है उसकी लाइफ का वो प्री डिटरमाइंड नहीं है। वो एजुकेशन लेके अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करके, एक्सप्लोर करके अपनी लाइफ के पर्पस को डिटरमाइन कर सकता है। तो वही बात पॉलो फ्रेरे भी कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ भी प्री डिटरमाइन नहीं होता है। हम फॉलोअर्स क्यों बने कि जैसे एक चीज़ सेट कर दी गई, कोई गोल सेट कर दिया गया है या कोई नॉर्म सेट कर दिया गया है, हम उसको जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें कुछ कमी नज़र आती है तो हमें उस चीज़ को बदलना चाहिए और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। इसके बाद है ही अपोज्ड इनइक्वालिटीज़, इनजस्टिस एंड कैपिटल सिस्टम। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि पॉलो फ्रेरे ने सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है और जो कैपिटल सिस्टम है, इन सबको अपोज किया है। ही बिलीव्ड दैट एजुकेशनल सिस्टम प्लेड अ सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग ऑपरेशन। पॉलो फ्रेरे का ये मानना था कि अगर शिक्षा व्यवस्था किसी ऐसे वर्ग के हाथ में आ जाए जो कि पहले से ही दूसरे वर्ग का दमन और शोषण करता है, तो वो शिक्षा व्यवस्था को भी ऐसा बना देगा कि किस तरीके से दूसरे लोगों का या निम्न वर्ग के लोगों का दमन और शोषण किया जाए। तो यहाँ पर पॉलो फ्रेरे ये मानते हैं कि सबसे पहले हमें एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना होगा, जिससे कि जब एजुकेशन ट्रांसफॉर्म होगा उसके बाद ही हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो ये थे पॉलो फ्रेरे की बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
अब मैं इन सभी पॉइंट्स को और उन पॉइंट्स को भी जो कि मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किए हैं, उन सभी को मैं एक स्टोरी के फॉर्म में सम अप करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको ये पूरी जो फ़िलॉसफ़ी है पॉलो फ्रेरे की लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पॉलो फ्रेरी का मानना है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो भी स्ट्रगल होता है वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, फिर चाहे वो उसका सोशल स्ट्रगल हो, इकोनॉमिकल स्ट्रगल हो या फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, वो सिर्फ पॉवर्टीज़ पर डिपेंड नहीं है, यानी कि सिर्फ गरीबी की वजह से उसकी लाइफ में ये संघर्ष नहीं आता है। इसके पीछे कई कारण हैं और इन कारणों को जानने का प्रयास किया है पॉलो फ्रेरी ने। पॉलो फ्रेरी का मानना है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो स्ट्रगल का रीज़न है वो है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, लैक ऑफ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। यानी कि अगर व्यक्ति के अंदर तार्किक चिंतन नहीं है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी शिक्षित हो, लेकिन वो दमन और शोषण का शिकार ज़रूर होगा। यानी कि पॉलो फ्रेरे का ये मानना है कि शिक्षा के माध्यम से हमें बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को इतना डेवलप करना होगा कि बच्चा शिक्षित होने के साथ साथ उसके अंदर इतनी समझ विकसित हो कि समाज में क्या चीज़ सही हो रही है और क्या चीज़ गलत, और उसके प्रति मतलब गलत चीज़ों के प्रति वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाए। यही शिक्षा का जो है मेन उद्देश्य है। अगर शिक्षा इन सब चीज़ों को नहीं डेवलप कर सकती है तो इस ऐसी शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। और पॉलो फ्रेरे ने इन सब चीज़ों का अनुभव बहुत ही कम उम्र में कर लिया था, क्योंकि 1921 में तो इनका जन्म होता है और 1929 में अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देश महामंदी से जूझ रहे थे, यानी ग्रेट डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति ख़राब हो चुकी थी ऐसे बड़े बड़े देशों की। और साथ ही साथ जिन देशों से व्यापार करते थे उन देशों की भी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा उनका आर्थिक स्तर निम्न हो चुका था, क्योंकि स्टॉक मार्केट सारे क्रैश हो गए थे, बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैप्स कर गई थी और जो बैंक्स थे वो सब बैंकरप्ट हो गए थे, जिसका असर डायरेक्टली उच्च वर्ग यानी कि जो हाई क्लास सोसाइटी थी उस पर इतना नहीं देखा गया था। ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ था निम्न स्तर के परिवार और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन सब पर इन आर्थिक तंगी का बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। और इन सब परिस्थितियों में जो ब्राज़ील भी है वो इसकी चपेट में आ जाता है। और जब कोई भी देश आर्थिक तंगी से जूझता है तो उस देश की सामाजिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार हो जाती है कि जिस वर्ग के पास शिक्षा है, संसाधन है, पावर है, पैसा है, तो वो दूसरे वर्ग का जिसके पास इन सब की कमी है उनका दमन करता है, शोषण करता है, उत्पीड़न करता है और अत्याचार भी बढ़ जाता है। तो इसी परिस्थितियों से जो है कि ब्राज़ील गुज़र रहा था और इस परिस्थिति में जो पॉलो फ्रेरी का जो परिवार है वो भी इस चपेट में आ जाता है और पॉलो फ्रेरी ने अपने एक लंबे समय तक इन सब चीज़ों को जो है सामना किया है, इन सब चीज़ों का संघर्ष झेला है। और ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ शिक्षा के माध्यम से सुधारा जा सकता है। लेकिन पॉलो फ्रेरे का ये कहना है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था भी कुछ इस प्रकार से थी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था उच्च वर्ग के अधीन थी, इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार की अपनी व्यवस्था बना रखी थी कि शिक्षा में भी उन लोगों ने बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप करने पर कम ध्यान दिया है, जिससे कि वो समाज में जो इनजस्टिस, इनइक्वालिटी हो रही है उसके प्रति वो सचेत ना रहें और उसके विरुद्ध में किसी भी प्रकार का अपना विरोध प्रदर्शन ना करें। तो पॉलो फ्रेरे भी इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपोज करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम को अपोज करते हैं और वो ये कहते हैं कि शिक्षा जो है सबसे पहले शिक्षा का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे हम समाज में भी एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएँ। इसके बाद पढ़ेंगे हम लाइफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल व्यूज़। पॉलो फ्रेरे के लाइफ एक्सपीरियंस और एजुकेशनल व्यूज़ के जो पॉइंट है मैंने यहाँ मिक्स करके दिए हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन शुड एड्रेस सोशल इनइक्वालिटी। पॉलो फ्रेरे कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि हम समाज में फैली असमानताओं को एड्रेस कर सकें, यानी पहचान सकें। इसका नेक्स्ट है क्रिएट एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है दमित वर्ग, यानी दमित वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि वो शिक्षित हो सकें, सशक्त हो सकें, उन्हें रोज़गार मिले और वो अपने साथ हुए जो शोषण और अत्याचार के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इसके बाद इसका नेक्स्ट है एजुकेशन शुड ब्रेक कल्चर ऑफ साइलेंस। कल्चर ऑफ साइलेंस पॉलो फ्रेरे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब होता है सभ्य समाज की चुप्पी। यानी कि समाज में जब भी इनजस्टिस होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो ऐसे लोग इसको शुरू करते हैं जो कि दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों का उत्पीड़न करते हैं। लेकिन ये समाज में स्थायी रूप से कैसे व्याप्त हो जाता है? जब सभ्य वर्ग का समाज
चुप रहता है, यानी कि वो अन्याय के प्रति कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करता है, तब समाज में अन्याय, शोषण, उत्पीड़न ये स्थायी रूप से लंबे समय के लिए व्याप्त हो जाते हैं। तो पॉलो फ्रेरे का ये मानना है कि जब सभ्य समाज अपनी चुप्पी तोड़ता है तब जाके हम समाज में क्रांति ला पाते हैं और समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है एनकरेज क्रिटिकल अवेयरनेस, यानी कि तार्किक जागरूकता। लोगों में शिक्षा के माध्यम से उनमें क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी भी सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेगा तब तक वो शोषण और दमन का शिकार होता रहेगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। पॉलो फ्रेरे का ये मानना है कि समाज में सिर्फ आर्थिक रूप से ही दमन नहीं होता है, समाज में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक, इन तीनों ही रूप से जो है लोगों का दमन होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है फ्रीडम एंड कल्चरल एक्शन। फ्रीडम का मतलब है यहाँ पर अपने विचारों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं तब तक आप किसी अन्याय का विरोध कैसे करेंगे। तो किसी भी अन्याय का विरोध करने के लिए हमें फ्रीडम की आवश्यकता है। और कल्चरल एक्शन यानी कि एक सभ्य समाज, ये सभी मिलकर के जब एक विरोध प्रदर्शन करते हैं या एक एक्शन लेते हैं तब जाके हम उत्पीड़न, शोषण, इन सब समस्याओं का सामना कर पाते हैं। तो ये थे पॉलो फ्रेरे की लाइफ एक्सपीरियंस और एजुकेशनल व्यूज़। इसके बाद वाली स्लाइड में हम जो एजुकेशनल व्यूज़ हैं उसमें जो इन्होंने मेन कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलोज एजुकेशनल व्यूज़, यानी पॉलो फ्रेरे के एजुकेशनल व्यू पॉइंट के कुछ की कॉन्सेप्ट जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। तो इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। पॉलो फ्रेरे ने ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। इसका मतलब होता है एम्पावर लर्नर टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, यानी कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना जिससे कि वो एम्पावर हो सकें और सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। इसका नेक्स्ट है बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि पॉलो फ्रेरे उस समय की शिक्षा व्यवस्था से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने उस समय की शिक्षा व्यवस्था को बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम कहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम बैंक में अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं उसी तरीके से टीचर्स क्या करते थे, अपना नॉलेज बच्चों के माइंड में इम्पार्ट करते थे, यानी कि डिपॉजिट करते थे। उनके अंदर कुछ नया जनरेट नहीं होता था, कोई भी कॉन्शियसनेस लेवल उनके अंदर डेवलप नहीं हो रहा था, सिर्फ इन्फॉर्मेशंस को डिपॉजिट कर रहे थे टीचर्स। तो इन्होंने इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम को अपोज किया है और इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम को बैंकिंग मॉडल कहा है। इसका थर्ड पॉइंट है क्रिटिकल पेडागोजी। इसका मतलब होता है डेवलप क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी कि बच्चों में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप करना। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। इसका नेक्स्ट है क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। अब ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है? क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयरनेस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑपरेशन, यानी समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यदि किसी व्यक्ति का दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसके प्रति उस व्यक्ति में अवेयरनेस डेवलप करना। यानी ये सारा अवेयरनेस आप कैसे डेवलप करोगे? एजुकेशन के थ्रू। इसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है एबिलिटी टू एनालाइज, क्वेश्चन एंड इवेलुएट नॉलेज, यानी कि अगर टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है तो आप उसको एनालाइज करो, उसको क्वेश्चन करो कि ये चीज़ क्यों है, ऐसी व्यवस्था क्यों है। अगर आप सिर्फ टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सिर्फ आप डिपॉजिट करते जा रहे हो अपने माइंड में, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसके बाद है कल्चरल साइलेंस। इसका मतलब है वॉइस एंड एक्सपीरियंस आर इग्नोर्ड और सप्रेस्ड, यानी कि जब भी किसी भी अन्याय के प्रति जब विरोध प्रदर्शन होता है तो उसकी संख्या कुछ लोगों तक सीमित होती है और एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो कि सभ्य समाज का वर्ग होता है। अगर सभ्य समाज चुप्पी तोड़ दे अपनी और विरोध प्रदर्शन वाले ग्रुप के साथ अगर जुड़ जाता है तो वहाँ पर जो है विरोध और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। लेकिन सभ्य समाज अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के कारण चुप रहता है, जिसकी वजह से जो छोटा ग्रुप है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया जाता है या सप्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है डायलेक्टिक और डायलॉग मेथड। इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिंग आइडियाज़ और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। पॉलो फ्रेरे कहते हैं कि टीचर को टीचिंग के दौरान डायलेक्टिक मेथड का यूज़ करना चाहिए। और डायलेक्टिक मेथड का मतलब होता है कि जब भी कोई टीचर टीच करता है या अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो इसका मतलब है कि बच्चों को इतनी आज़ादी हो कि वो टीचर के विचारों से कॉन्ट्राडिक्शन करें, यानी क्लैश करें, उनसे सवाल जवाब करें।
यहाँ पर मैंने डायलेक्टिक मेथड और डायलॉग मेथड को एक साथ लिखा है। वैसे तो दोनों ही एक जैसे मेथड हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डायलेक्टिक मेथड का जो मेन पर्पस है वो है ट्रुथ को सिंथेसाइज करना, यानी सत्य को संश्लेषित करना। एक दूसरे के विचारों को कटाक्ष करके, एक दूसरे के आइडियाज़ को क्लैश करके हम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जबकि डायलॉग मेथड में इस प्रकार की चर्चा होती है जहां पर हम विचारों का या ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। तो दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। अगर एग्ज़ाम में डायलॉग मेथड करके आता है तो आप डायलॉग मेथड करके टिक करेंगे, और अगर उस जगह पे डायलेक्टिक मेथड लिख के आता है तो आप डायलेक्टिक मेथड को टिक करेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट है प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल। पॉलो फ्रेरे ने बैंकिंग मॉडल को अपोज करने के लिए प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल दिया था, और इसका मतलब है कि जब भी क्लास में लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट होता है तो उस टाइम पे टीचर और लर्नर दोनों ही एक्टिव मोड में होते हैं, जबकि बैंकिंग मॉडल में टीचर एक्टिव होता है और बच्चा पैसिव होता है। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है प्रैक्सिस। पॉलो फ्रेरे ने प्रैक्सिस का भी कॉन्सेप्ट दिया है, और प्रैक्सिस का मतलब होता है रिफ्लेक्शन या एक्सपीरियंस प्लस एक्शन। यानी कि जब भी हम सोसाइटी में किसी भी प्रकार का चेंज लाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद कोई एक्शन करते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन या एक्सपीरियंस का मतलब है कि जब सोसाइटी हमारे साथ कुछ भी गलत करती है तो सबसे पहले हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, और उसके बाद हम उस चीज़ को सुधारने के लिए एक नया एक्शन लेते हैं। इसका मतलब है एसेंशियल फॉर सोशल चेंज, यानी कि प्रैक्टिस एक इस प्रकार का मेथड है जिसकी वजह से हम सोसाइटी में चेंज लाते हैं। और ये मेथड किस प्रकार का है? सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी सोचते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे साथ गलत हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, और उसके बाद जाके हम एक्शन लेते हैं कि इस चीज़ को सुधारा कैसे जाए। तो ये थे पॉलो फ्रेरे की एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के कुछ की पॉइंट्स या की कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम पॉलो फ्रेरे ने कई सारी बुक्स लिखी हैं, उनके नाम जान लेते हैं, क्योंकि बुक्स से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके नाम एक बार। पॉलो फ्रेरे ने अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी सारी बुक पब्लिश की हैं, और लास्ट की जो 3 बुक्स हैं जो कि ब्लू से हाईलाइटेड हैं, ये बुक्स उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई हैं। उनकी डेथ 1997 में हो गई थी। उसके बाद ये सारी बुक पब्लिश हुई हैं 1998 से। ये सारी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारी बुक्स के नाम याद रखने होंगे। पॉलो फ्रेरे की फर्स्ट बुक है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, इसीलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइटेड किया है। इसके बाद है कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम, एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस, कंसेंटाइजेशन, पेडागॉजी इज प्रोसेस, पेडागॉजी ऑफ द सिटी, पेडागॉजी ऑफ लिबरेशन, पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, टीचर एज अ कल्चरल वर्कर, लेटर टू दोज डेयर टीच। तो यहाँ हमने लास्ट वाली स्लाइड में पॉलो फ्रेरे द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उनके नाम देख लिए हैं। ये सभी नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है किसी भी किताब से पूछ लिया जाएगा रैंडमली। ऐसा नहीं है कि कोई एक किताब है जो रिपीटेटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी तो इन किताबों के अंदर जो थियोरी हैं या ये किताबें किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन सभी किताबों के नाम एक बार याद रखिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, यहीं कंप्लीट होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में हमने वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर पॉलो फ्रेरे को कवर किया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।